इस पाठ में हम भारत के अलावा और भी कई देश थे जहाँ पे संस्कृतियाँ नई-नई संस्कृतियों का उदय हुआ है, ठीक है? उस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए हम चालू करते हैं। ये सारे आधुनिक काल क्या और उस काल की पहचान हम कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगी कि ये आधुनिक काल मानेंगे या पूर्व आधुनिक काल मानेंगे? तो इतिहासकार भी आपकी ही तरह हम लोग जैसे बहस करते हैं, बिल्कुल और पहचान आखिर है क्या? ठीक है? तो आम तौर पर क्या है उनका ये कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर ज़्यादा कठिन का वर्णन करना सांस्कृतिक स्तर पर ले लें तो उसका परिवर्तन को देखना थोड़ा-सा कठिन मानेंगे, फिर भी कुछ सामान्य बातें ज़रूर कही जा सकती हैं, ठीक है? जैसे की जात-पात हो गई, ठीक है? लोगों की जाति लोगों की जाति से किसी का आकलन करना, ठीक किसी के रहन-सहन से, किसी के कहना चाहिए महत्व दिया जाना, सबकी कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज के जो अलग-अलग वर्ग हैं, है ना? उनके बीच अधिक और आर्थिक असमानता है कि ना किसी कोई बहुत ज़्यादा रईस है, ज़्यादा गरीब, है ना? सोच-विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा धर्म भीरू होते थे, जो सोच-विचार की बातें थी, है ना? उसमें लोग पहले ज़्यादा डरते थे धर्म के नाम पर, किंतु अब लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगे हैं। अब वो लोग हर बात का तर्क निकाल मध्यकाल आधुनिक काल में कब और कैसे जब मध्यकाल का समाज चल रहा था मध्यकाल चल रहा था, तो उसमें कब और कैसे आधुनिक समाज आ गया, आधुनिक कैसे प्रकट किया, ये बदलाव शुरू हुआ। तो जिस काल में हम इसको बदलाव मानेंगे कि इस काल में ये बदलाव हो रहा था, ठीक है? आधुनिक काल की शुरुआत का समय कहा जाएगा और उसी का आधुनिक काल की शुरुआत और यूरोप महाद्वीपों जो एशिया और 14वीं सदी से शताब्दी के सन 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, धर्म में लोगों की सोच आदि में बहुत से बदलाव आने लगे। और यह दौर दौर लगभग कब तक चला? 1750 तो आप क्या कह सकते हो कि 1300 से लेके, है ना? 1300 से लेके 1750 तक आधुनिक काल को हम मान सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? पूर्व आधुनिक काल के बाद और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप की इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी में से लेकर 18वीं सदी के बीच बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाया है कि आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियां हुई। बदलाव तो कई हुए लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलावों की बात करेंगे। बहुत चेंजेस यहाँ पे केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और विचारों में जो बदलाव हुए थे, वैचारिक बदलाव जो थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। 14वीं से 18वीं सदी के बीच 3 तरह की प्रथाएँ हुई जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं। क्या? रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन और एनलाइटमेंट अर्थात विज्ञान, प्रगति हुआ। हालाँकि ये तीनों के इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएँ हैं, लेकिन इसमें से जो घटनाएँ भारत, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी हुई हैं, थी और देखी जा सकती हैं। जैसे भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन हुआ, है ना? हमने पहले की वीडियोज़ में पढ़े हैं और नए कलाबोध का भी विकास इसी से आरंभ हुआ था। यही नहीं, यूरोप में हुए नए बदलावों के पीछे एशिया और अफ्रीका देशों के का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं। इस कारण बहुत से कुछ दशकों पहले, पिछले दशकों से इतिहास यूरोप के संदर्भ में नहीं, तो अब ये इनका योगदान तो रहा है, लेकिन अब इतिहासकार ये नहीं कहते कि सिर्फ ये यूरोप के संदर्भ में हम पढ़ें, अब ये पूरे वैश्विक स्तर पर संदर्भ में देखने को आता है, ठीक है? अब हम बिंदुओं को पढ़ते हैं जिनके कारण ये बदलाव आए, ठीक है? 1300 से 1700 के बीच क्या हुआ, ऐसी क्या बातें हुई? तो हम आधुनिक युग कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला था व्यापार और शहरीकरण, सिंपल सी बात है, अगर व्यापार बढ़ेगा तो शहर बढ़ेंगे, पुराने शहर और विकसित होंगे और नए शहर और बसे बनेंगे। तो उसी दौर पे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और इस व्यापार का विस्तार हुआ और तरह-तरह के सामानों का आदान-प्रदान भी हुआ, ठीक है? व्यापार के विकास के साथ-साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण भी बढ़ने लगा। शहरीकरण बढ़ेगा ही, नए शहर और विकसित होते जाएँगे, विस्तार और परिणाम ये हुए कि धनी व्यापारियों का वर्ग और ज़्यादा
क्या होने लगा, उभरने लगा। देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा और विचारों का आदान प्रदान होने लगा। नए नए आविष्कार होने लगे, नई तकनीकों को नए स्थान मिलने लगे। ठीक है। यूरोप व भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या था कि यूरोप के कई शहर ऐसे थे जहां पे स्वायत्तता प्राप्त थी और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार, अपना शासन चलाते थे। यानी कि शहर के जो व्यापारी थे, कारीगर, उनका एक संगठन था, उस पर राजा दखल नहीं देता था, वो अपने हिसाब से मिलकर पूरे शहर के कामकाज को संभालते थे। ऐसे शहरों में भावनाएं विकसित होती थी, है ना, कि लोकतंत्र और गणतंत्र। ऐसे शहर थे जिन्हें लोकतंत्र गणतंत्र की भावना उत्पन्न हुई थी। जेनेवा फ्लोरेंस इटली में है और फ्लैंडर्स हॉलैंड में है। भारत में विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन उन राजाओं की और उनके सामंतों का वर्चस्व बना ही रहा। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीकृत राज, मतलब कि किसी भी एक जगह में सेंटर पॉइंट बना दे, राजा लोग करते थे, तो शक्तिशाली राज्य बनने लगे। भारत में विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि, सफविद साम्राज्य और तुर्की में, और यूरोप में भी कई शक्तिशाली स्थापित हुए राज्य, और जहाँ की फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी शामिल थे। ठीक है। आमतौर पर क्या होता था, आमतौर पर जो शासक होते थे बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उनको मेरे अंदर पूरी पावर रहे, तो अंदर शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे। एक राजा या अर्थात में पूरी सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा था। क्योंकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बादशाहों के हाथ में केंद्रित थी, तो इसलिए इसको केंद्रीकृत राज्य कहते हैं ना, कि अगर कहीं भी ठीक है, कोई भी जगह है वहां पे कोई एक ही ठीक है, एक ही इंसान की एक ही वहां पे पावर चल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज्ड स्टेट, यानी कि केंद्रीकृत राज्य। इस काल से पहले जमींदार, सामंत आदि, अब इनके अधिकार कम कर दिए गए थे और लगभग देखा जाए तो समाप्ति कर दिए गए थे। अब हम पढ़ेंगे शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। ठीक है, कि कैसे उभरे हम। शहरी और मध्यम वर्ग का उभरना, व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आने लगा। और इस मध्यम वर्ग के कौन कौन लोग आते थे, व्यापारी, धनी, कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर, कलाकार, कवि, लेखक आदि, ये सारे किसमें आते थे, नए मध्यम वर्ग जो उभरा था उस पे आते थे। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण क्या हुआ, नए नए काम भी मिलने लगे लोगों को, हिसाब किताब रखना पड़ता था, प्रशासन, वसूली, न्याय के काम, राज्यों के बीच दूत का काम। तो इसके लिए लोग क्या करते थे कि इस वर्ग में शामिल हो रहे थे, इस वर्ग में, ठीक है, ये सब काम करने वाले भी। तो मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और उनको घूम फिर के अपना काम ढूंढना पड़ता था दूर दूर के राज्यों में जाकर। ठीक है। तो इस तरह वो बड़े क्षेत्र में घूमते थे, और इस कारण उनकी जो दृष्टि थी वो समालोचनात्मक, यानी कि वो मतलब आलोचना कर सकते थे, वो कोई नहीं डरते थे, धर्म गुरु वहां के हों या कोई शासक हो, उनकी आलोचना करने से वो कतराते नहीं थे। तो इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का एक बहुत महत्व था। ठीक है, साक्षर होना तो जरूरी था, साथ ही साथ अपने काम को प्रभावी तरीके करने से व्यापारिक साहित्यिक शिक्षा की भी उनको जरूरत होती थी। यूरोप में क्या होता था कि ये जो शिक्षा थी वो ग्रीक और लैटिन भाषा में मिल जाती थी प्राचीन साहित्य के अध्ययन से, और भारत में फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन से के माध्यम से मिलती थी। रोचक बात तो यह, तीन रचनाएं जैसे यूनान के अरस्तु और प्लेटो का जो साहित्य था, भारत का पंचतंत्र की ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ रहे थे लोग, पढ़े गए थे। भारत में मुगल कालीन में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद भी अरबी और फारसी भाषा में किया गया था, है ना, पढ़ा है हमने पहले वाली वीडियोस में। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। ठीक है। अब वो अंतर क्या थे कि विशेष जातियों तक सीमित था। भारत में क्या होता था, जैसे कायस्थ, क्षत्रिय और ब्राह्मण है, तो यही लोग मध्यम वर्ग में आते थे, जबकि यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे अलग अलग समूह के लोग इस वर्ग में शामिल होते थे। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर कि भारतीय मध्यम वर्ग में गणित और विज्ञान को कम महत्व दिया जाता था, बल्कि यूरोप में इसका महत्व अधिक था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट 6.2, रेनासा।
प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान, है ना, प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो जो प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू, राजनीति, नीति शास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन आदि इनके प्रमुख विषय होते थे। मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को, मनुष्य के बारे में सोचकर हम कुछ काम कर रहे हैं तो इस अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, मानविक अध्ययन यानी कि ह्यूमैनिटीज, और मानववाद यानी कि ह्यूमैनिज्म। ठीक है। कई महीनों में यह सब धार्मिक चिंतन से हटकर था, कि धर्म को हटाकर, ठीक है, इसमें धर्म गुरु या धर्म ग्रंथ में विश्वास, परलौकिक पुण्य करो, इसको त्याग दो, यहाँ मत ज्यादा कष्ट करो, ऊपर जाना है तो उसकी तपस्या करो, कष्ट सहो, ये सब बातों पे जोर नहीं देते थे। कहते थे अपनी तार्किक सोच को बढ़ावा दो, अपने दिमाग पे असर डालो भाई, ठीक है, सोचने विचारने की शक्ति को पैदा करो, जोर दो। धर्मगुरु की बातों को भी तर्क की कसौटी पर परखने पर जोर देते थे। ये नहीं कि किसी ने कहा कि चलिए, अरे तुम्हें पता है तुम्हारा कान तो कौवा ले गया, तो दौड़ो मत पीछे भैया, पहले देखो तो कौवा आया भी था कि नहीं, और कान ले भी गया है कि नहीं, पहले कान तो चेक कर लो भाई साहब, बहन जी, है कि नहीं। तो वो इस बात पे कहते थे कि धर्म गुरु जो बोले जरूरी नहीं है कि तुम उसको फॉलो करने लगो, पहले तर्क तो देखो, कसौटी पर परखो तो पहले उस बात को। तो इसी कारण मध्यकाल में जब ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में बढ़ने लगा, ईसाई धर्म स्थापित होने लगा, तो जो वहां के धर्म गुरु थे ना, वो प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य के विरुद्ध हो गए, उनकी आलोचना करने लगे कि ये सब गलत है। तो मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया था। तो क्या हुआ था, जो लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई चर्च थे, उसके प्रभाव के कारण ईसा में सीमित हो गया था। यह साहित्य से ये अनुरूप नहीं था, ये अनुरूप नहीं था। चर्च का आग्रह था कि इस श्लोक में स्वर्ग प्रार्थना करके परलोक प्राप्ति मत करो, यहाँ पे आप कहाँ सुख प्राप्त करने की कोशिश करो, स्वर्ग में, इसके लिए मेहनत करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि ये चर्च के ईसाई गुरु लोग कहते थे। ठीक है, और ये लोग का विरोध के चलते साहित्य रूप में क्या प्राचीन साहित्य लुप्त हो गया, किंतु ईरान, इराक और आदि वहां पे भी, ये जो इराक और ईरान आदि इस्लामी देश में क्या करते थे, जो ग्रीक और उसका अध्ययन अभी भी हुआ था, उसका अध्ययन अभी भी चल रहा था। 14वीं सदी इस्लामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यूरोप तक, जब 14वीं सदी, ठीक है, तो यूरोप में स्पेन तक था ये। यूरोप और स्पेन तक फैला था। इन क्षेत्रों में जैसे चीनी, मध्य एशियाई, भारतीय, ईरानी, ईसाई, है ना, मिस्र के जो लोग थे, यूनानी आदि कई संस्कृतियों व सभ्यताओं का मेल मिलाप हो रहा था। ठीक है, इन सब इसी समय में, इसी काल में, 14वीं सदी में आदि कई संस्कृतियों व सभ्यताओं का मेल, इस्लामी देशों के विद्वानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया था, और जो इस्लामी देश के विद्वान थे इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया, और चीनी, भारतीय, ईरानी तथा यूनानी साहित्यों का अरबी में और फारसी के अध्ययन करना चालू कर दिया। 14वीं सदी में जब पश्चिम यूरोप में प्राचीन साहित्य में रुचि फिर से जागृत हुई, कि फिर से धीरे धीरे जागृत होने लगी लोगों की, तब इस्लामी देशों में संरक्षित ग्रंथ जो थे, ठीक है, और बहुत काम, इनके अलावा प्राचीन तंत्र, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ज्ञान भी यूरोप के विद्वानों को मिला। ठीक है, क्योंकि उस समय तो ये सारे ग्रीक, लैटिन, ये सारी चीजें वहां बंद करवा दी गई थी ना, लुप्त हो गई थी। तो जब बाकी देशों ने सबका अनुवाद किया और संभाल के रखा था, तो ये सारी चीजें यूरोप के लोगों के काम आने लगी। ठीक है, विद्वान सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। वे बढ़ते व्यापार, शहर और उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनौतियों पर विचार कर रहे थे, कि शहरी नए नए राज्य उभर रहे हैं,
तो इससे चुनौतियाँ भी आएँगी और नए-नए अब व्यवसाय और नए-नए नौकरियों की संभावना का फ़ायदा भी लेना चाहते थे और चुनौतियों पे जो चुनौतियाँ आ रही थी उस पर विचार भी कर रहे थे, ठीक है? कि विद्वान इटली के फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो लैटिन भाषा के एक विद्वान है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क इटली के थे और उनका जन्म 1304 में हुआ था और मृत्यु 1374 में। को मानविकी अध्ययन यानी कि ह्यूमैनिज़्म या ह्यूमैनिस्ट का जन्म माना जाता है। वे समय के लोग भाषा का सही सही प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? वो इस बात से बहुत परेशान थे कि लोग सही भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? वो सही भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? वे प्राचीन लैटिन साहित्य पढ़ने लगे ताकि वे समझ सकें कि भाषा का सही उपयोग कैसे हो। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। जब उन्होंने प्राचीन साहित्य को अध्ययन किया और पढ़े और समझे, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है? कि अपनी जो नई जनरेशन है, युवा वर्ग है उनको। तो पेट्रार्क जैसे लोगों के प्रयासों में 14वीं से और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन तेजी से फैलने लगा, ठीक है? लोग अब उसको और पढ़ने लगे। तो मानववादियों का मानना था यानी कि ह्यूमैनिस्ट लोगों का मानना था कि इससे युवाओं में जो सोचने-समझने के तरीके हैं, उनका औपचारिक जो पत्र लेखन का काम है, भाषण देना, न्यायालय में अपने पक्ष रखना, जो भी चीज़ है, व्यापार, राजनीतिक मकसद, जो भी कार्य है, वो बहुत अच्छे से अ, कुशलता से व्यावहारिक कुशलताएँ सीख सकेंगे, ठीक है? और उसके लिए ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अतः वह ऐसी शिक्षा देने के लिए क्या करने लगे, स्कूल्स खोलने लगे, शालाएँ स्थापित करने लगे, ठीक है? इस काम में किसने उनकी ज़्यादा मदद काम आया, तो जर्मन के एक कारीगर थे गुटेनबर्ग, उन्होंने 1439 में एक छपाई प्रिंट यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और जिसके कारण किसको इनको बहुत मदद मिली, जिसमें एक किताब की सैकड़ों प्रतियाँ आसानी से छप सकती थी। इसके फलस्वरूप नई व पुरानी पुस्तकों की प्रतियाँ बहुत बड़ी मात्रा में दूर-दूर तक एक-दूसरे तक पहुँचाई जा सकती थी और जिससे कि विद्वान एक-दूसरे से अपने संवाद और विचारों का आदान-प्रदान बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से कर सकते थे। दूस और इसकी एक रोचक बात यह है कि मानववादी विचारकों ने प्राचीन भाषा में रचे साहित्य के अध्ययन को तो महत्व दिया था कि प्राचीन भाषा में जो साहित्य लिखे थे उसमें अध्ययन महत्व तो दिया था कि उसको पढ़ना है, लेकिन जो लेखन कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाएँ ही इस्तेमाल करी, जैसे इतालवी, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश ताकि आम जो लोग हैं, जन-सामान्य जो हैं, वो उस उपयोग को उस भाषा का उपयोग करना चाहते थे, जिसे जन-सामान्य समझ सकें, आम जनता भी समझ सके। मानविकी अध्ययन और उससे पहले के मध्यकालीन अध्ययनों में क्या विशेष अंतर था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज़, है ना? तो हमने ऊपर देखा था कि मध्यकालीन अध्ययन धार्मिक मामलों पर केंद्रित था। जो मध्यकालीन अध्ययन था, वो किस पे केंद्रित था? धर्म पर केंद्रित था, ठीक है? यानी कि वो धर्म के मामलों पे ज़्यादा केंद्रित था और कोई भी विद्वान ये हिम्मत नहीं करता था कि वो धर्म के अगेंस्ट कुछ बोल सके, ठीक है? या कुछ बात कह सके, ठीक है? या कुछ लिखे या बोले, इसकी अब हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब अब अध्ययन मनुष्य जो और अध्ययन होने लगा, मानविकी अध्ययन होने लगा, तो मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी बातें, नायक और नायिकाओं के प्रेम, बीच प्रेम, राजनीतिक व्यवस्थाएँ, आर्थिक जीवन के मुद्दे आदि पर केंद्रित होने लगी। बाद में कई विद्वान और वे भी जो चर्च पर आश्रित थे, विद्वान तो थे ही, लेकिन जो चर्च पर आश्रित थे, यानी कि जिनका पूरा सब चीज़ देख-रेख चर्च कर रहा था, उसकी आलोचना वो लोग भी उनमें से चूकते नहीं थे, ठीक है? तो उदाहरण के लिए सपोज़ लोरेंज़ो वल्ला नामक लैटिन भाषा के विद्वान लोरेंज़ो वल्ला लैटिन भाषा विद्वान थे। उन्होंने 14 के कुछ दस्तावेज़ों का अध्ययन करके ऐलान किया कि वे जाली दस्तावेज़ हैं। उन्होंने बताया कि जो चर्च के जो दस्तावेज़ वो जाली हैं और उन दस्तावेज़ों में एक वो दस्तावेज़ भी शामिल थे जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च ये दावा करता था कि जो रोमन राजा थे, पुराने सम्राट जो थे रोमन राजे के अधिकार भी उस चर्च को रखे, ये बात भी उन्होंने साबित की है। हॉलैंड देश के एक और प्रसिद्ध मानववादी विद्वान थे एरasmus जिनका जन्म 1466 में हुआ था और 1536 प्राप्त हुए, ने प्रारंभिक यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी अध्ययन किया, ठीक है? यूनानी ईसाइयों के साहित्य, यूनानी ईसाई जो थे उनके साहित्य का भी अध्ययन किया और बाइबल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ यानी कि जो ग्रीक भाषा में लिखा था मूल पाठ उसका अध्ययन किया और उन्होंने यह बताया है कि चर्च ने जो बाइबल का अपने लैटिन अनुवाद किया है उसमें बहुत सी गलतियां हैं। बस चर्च की मान्यताओं की को अंधविश्वासी बताया कि इनके बहुत सारे अंधविश्वास मान्यताएं मानते हैं
और भूल की प्रशंसा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें चर्च के कई कर्मकांडों का चर्च के कई कर्मकांड और उनके विचारों की आलोचना भरपूर मात्रा में की। अब हम ये बताते हैं कि क्या महिलाएँ भी इन सारी चीज़ों में शामिल थीं? अक्सर उस समय जब प्राचीन काल चलता था या आधुनिक काल की शुरुआत हो गई थी, उस समय पुरुष का ही ज़्यादा चलता था। औपचारिक शिक्षा पुरुषों को ही दी जाती थी, औरतों से नहीं। उनसे अपेक्षा की जाती थी, काम-काज को सँभालो, घर देखो, ये सारी चीज़ें। तो कुछ महिलाएँ, लेकिन जो महिलाएँ थीं, उनमें से कुछ महिलाएँ ऐसे थी जिन्होंने इस सीमा को लाँघा, ग्रीक और लैटिन साहित्य का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और ह्यूमैनिज़्म राइटर्स में यानी कि मानववादी लेखकों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। और उसमें ये महिला कौन थी? पहली थी कसांड्रा फेडेले, जिनका जन्म 1465 में हुआ था और मृत्यु 1558 में। फेडेले ने यह आग्रह किया कि महिलाओं को भी इस तरह से साहित्यिक अध्ययन में भाग लेना चाहिए, है ना? उ भाग लेना चाहिए, उन्होंने ये कहा। तो उन दिनों वेनिस जो राज्य था गणतंत्र था, लेकिन उसमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। गणतंत्र तो था, लेकिन सार्वजनिक तौर पे वो भाग नहीं ले पाती थी। तो फेडले ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये तो गलत है, इसे तो फिर तो पुरुष प्रधान कहेंगे इसको, हर चीज़ को, क्योंकि ये सीमित है और ये लोकतंत्र को भी सीमित कर देगी। अब पुरुषों की इच्छा को ही आप प्राथमिकता देंगे, तो ये पुरुष प्रधान समाज हो गया, पुरुष प्रधान व्यवस्था हो गई। तो इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना शुरू करी और बाद में नारीवाद विचारों के उभरने का एक रास्ता खोल दिया। दूसरे मानववादी चिंतक थे इटली के मैकियावेली। मैकियावेली ने 1513 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की थी, द प्रिंस। क्या की थी? द प्रिंस। यह मूलतः राजनीति का एक अध्ययन था। किसका? राजनीति यानी पॉलिटिक्स का। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें किसी आदर्शवाद की चर्चा ना होकर, कोई आइडियलिज्म कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं होकर यथार्थ यानी कि सच्चाई, जो कि राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही थी जिस हिसाब से, वो उसकी विवेचना की थी उन्होंने बहुत डिटेलिंग में। ठीक है? और इसमें नैतिकताओं की चिंता से मुक्त होकर राजा किस प्रकार यानी कि नैतिकताओं को छोड़कर राजा शक्ति अर्जित करना चाहता था कि कैसे उसके पास इतनी पावर आ जाए, किंग के आ जाए। एक सपोज किंग क्राउन है, क्राउन को ही राजा समझ लीजिए। ठीक है? उसके पास कैसे इतनी पावर आ जाए कि कोई उसको टच भी ना कर सके, पूरा सेंट्रलाइज़ अपने आप को करना चाहता था। ठीक है? और द प्रिंस में जो बुक है द प्रिंस, ठीक है? उसमें इसी चीज़ का वर्णन है। उन्होंने इसी चीज़ की विवेचना की थी कि कैसे राजा ने अपनी नैतिकता को भूलकर सिर्फ अपना पावर अर्जित करना चाहता था। ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्राचीन साहित्य के अध्ययन से मानववाद शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? मानववाद। जिससे अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपना जो प्रकाशन है या प्रकट करना है किसी चीज़ को, है ना? एक प्रभावशील तरीके से हम कर सकते हैं और सुसंस्कृत तरीके से कर सकते हैं। देखते ही देखते वह चर्च के विरुद्ध हो गया और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि सारी चीज़ें चर्च के अगेंस्ट हो गई। इस आंदोलन को स्थायी प्रभाव में उदार साहित्यिक शिक्षा और बुद्धिजीवों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है?